पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैस्मिन शियाओ को ग्रेट बुद्धा टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए शियाओ उस हीवनली स्वॉर्ड को आसानी से संभाल सके, क्योंकि एक बार वो स्वॉर्ड को संभालने के लायक हो जाएगा तो वो बड़ी ही आसानी के साथ मोरोंग के कजन के साथ फाइट कर सकता है। लेकिन तब शियाओ को लिटिल फेरी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसने एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट की थी और उसने उसके अंदर पॉइजन डाल दिया होता है, इसलिए वो शियाओ के पास उस पॉइजन को निकालने आई होती है। लेकिन शियाओ तो उसे उल्टा फ्लर्ट ही करना शुरू कर देता है क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ अपने फिनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी के अंदर से उस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना है। जिसके बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर लिटिल फेरी के बॉडी के अंदर ही डाल देता है ताकि वो पावर उसके अंदर से उस पॉइजन को निकालने का काम कर सके। और जैसे जैसे उसके फायर की पावर लिटिल फेरी के अंदर जाती है वो उस जगह को ढूंढने लगती है कि कहाँ पर वो पॉइजन मौजूद है। तब उस जगह को ढूंढते हुए शियाओ को लिटिल फेरी के अंदर एक छोटा सा मेंढक जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो ही लिटिल फेरी की पूरी बॉडी के अंदर उस पॉइजन को फैलाया जा रहा था। इसलिए शियाओ उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में वो सीधा लिटिल फेरी का मुंह ही पकड़ लेता है, जिस वजह से लिटिल फेरी को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा शियाओ को उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देती है, जिस वजह से शियाओ वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो उसके हाथ में उस मॉन्स्टर को देखती है तो उसे समझ में आता है कि शियाओ तो उल्टा उसके अंदर से उस पॉइजन को ही निकालने की कोशिश कर रहा था और उसने अनजाने में शियाओ को इतनी दूर उठाकर फेंक दिया। इसलिए वो उसे उठाकर उसके बेड पे लेकर आती है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है ताकि शियाओ को जल्द से जल्द होश आ जाए। तब लिटिल फेरी शियाओ से कहती है मैंने तुम्हारी हालत को ठीक कर दिया है और तुम 3 दिन के अंदर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि क्या तुम सच में यहाँ के सिर्फ डिसाइपल हो या फिर बात कुछ और ही है, कि कोई भी नॉर्मल सा डिसाइपल इतने हार्ड पॉइजन को इतनी आसानी के साथ नहीं निकाल सकता। तब शियाओ से कहता है मैं तो एक नॉर्मल सा डिसाइपल ही हूँ, लेकिन मुझे उस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था जो तुम्हारे अंदर था, इसलिए मैंने कैसे भी करके उसे घसीट के बाहर निकाला। जिसके बाद वो दोबारा उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे उठाकर वहाँ से यहाँ पर लेकर आए और इतने अच्छे से मेरी देखभाल भी की। लेकिन तब लिटिल फेरी उससे कहती है बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमने मेरे अंदर से पॉइजन निकाल दिया तो इसके बदले मैं तुमसे तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा कर दूंगी जब टाइम आएगा तब। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन शियाओ से कहता है रुक जाओ, मुझे तुमसे थोड़ी बातें करनी है, मुझे पता है कि तुम उसी सेट से हो जिस सेट में मेरी वाइफ रहती है, मुझे इसके बारे में ही तुमसे कुछ पूछना था। लेकिन ये सारी बात तो लिटिल फेरी सुन भी नहीं पाती और वो शियाओ के इस बात को कहने से पहले ही वहाँ से चली गई होती है, जिस चीज से शियाओ दोबारा से सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी वाइफ अभी क्या कर रही होगी। तब उसके पास जैस्मिन आती है जो उससे कहती है ये टाइम यहाँ पर आराम करने का नहीं है, तुम्हें दोबारा से अपनी कल्टीवेशन करनी होगी क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो 3 महीना बस अब पूरा ही होने वाला है। अगर तुमने ठीक तरह से स्वॉर्ड को चलाना नहीं सीखा तो तुम्हारी तो उस कॉम्पिटिशन के अंदर जान चली जाएगी। लेकिन शियाओ को तो यहाँ पर अस्कत लग रही होती है, इसलिए गुस्से में जैस्मिन उसका कान पकड़ के घसीट देती है और उससे कहती है जल्दी चलो, हमें अभी कल्टीवेशन करना है ताकि तुम उस हीवनली स्वॉर्ड को आसानी से कंट्रोल कर पाओ। उसके बाद वो घसीट कर उसे उस जगह पे लेकर आ जाती है जहाँ पर शियाओ को अपनी कल्टीवेशन करनी है। इसलिए मजबूरन शियाओ वहाँ पर आकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर कल्टीवेशन करके उस हीवनली स्वॉर्ड को संभालने के लायक हो जाए। और उसे ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए काफी टाइम निकल जाता है, जहाँ इतने दिनों की कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार उसके अंदर इतनी पावर आ चुकी थी कि वो उस हीवनली स्वॉर्ड को बड़ी ही आसानी के साथ संभाल सकता है। इसलिए वो हीवनली स्वॉर्ड को उठाते हुए उसके साथ इधर उधर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि वो ठीक तरह से उस हीवनली स्वॉर्ड को संभाल पाता भी है या फिर नहीं। और इस बार जब वो हीवनली स्वॉर्ड को संभालता है तो उसे बहुत ही आसानी से संभाल पा रहा था, जिसके एक ही अटैक से पूरी तरफ बिल्कुल ऑरा का भवंडर मच गया होता है। ये देखकर तो शियाओ के खुशी का ठिकाना नहीं था कि वो आसानी के साथ अब हीवनली स्वॉर्ड को संभाल पा रहा है। साथ ही इस चीज से जैस्मिन भी हैरान रहती है कि शियाओ ने बस 2 महीने के अंदर इस हीवनली स्वॉर्ड को अच्छे से चलाना सीख लिया, ये तो कमाल की बात है। इसके बाद जैस्मिन आगे उससे कहती है तुमने अभी इसे बस चलाना सीखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसका इस्तेमाल करते हुए अपने किसी भी अपोनेंट को हरा दोगे। तुम्हारे पास अब भी 1 महीना है, इस 1 महीने में इस स्वॉर्ड के साथ इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये तुम्हारी बॉडी का पार्ट बन जाए। अगर ये स्वॉर्ड तुम्हारी बॉडी का पार्ट बन जाएगी तब तुम्हें लगेगा कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और एकदम हल्की है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो आसानी के साथ। जिसपे शियाओ भी मान जाता है कि अब वो इस स्वॉर्ड के साथ इतनी प्रैक्टिस करेगा कि ये स्वॉर्ड उसके एक बॉडी का पार्ट बन जाए। और उसके बाद वो मूरोंग के कजन मू यिंग को बता देगा कि उसकी कोई औकात नहीं है कि वो उसके सामने खड़े होकर फाइट कर सके। तब जैस्मिन उससे कहती है मैं तुम्हें हीवनली वुल्फ प्रेजेंट डिवाइन कोड भी सिखाऊंगी, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इस हीवनली स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से चला पाओगे और इसका इस्तेमाल तुम मू यिंग पे करते हुए उसे हरा भी सकते हो। इससे तुम्हें अच्छे से इस टेक्निक को सीखना होगा। जिस पर शियाओ मान जाता है। अब देखते ही देखते पूरा 1 महीना और निकल चुका था और आज वो दिन आ गया होता है जब शियाओ और मू यिंग के बीच फाइट होगी। इससे सारे
लोग उस फाइट को देखने के लिए बैटल एरिना के पास आकर जमा हो गए होते हैं। तब मुयिंग शियाओ से कहता है, क्या हुआ बच्चे, वापस आ गए तुम? मुझे तो लगा था तुम इस कंपटीशन में आओगे ही नहीं। तब शियाओ मुयिंग से कहता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, तो चलो अपना वेपन निकाल लो, देखता हूँ तुम मुझसे कौन से वेपन के साथ फाइट करना चाहोगे। जिस पर मुयिंग कहता है, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे कोई भी वेपन की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ ही तुम्हारे लिए काफी है, मैं उसी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ तुम्हें हरा दूंगा। वही शियाओ के मास्टर बस शियाओ को देखकर परेशान होते हैं कि उसने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी इम्प्रूवमेंट तो की है, लेकिन अब भी वो मुयिंग से 7 लेवल पीछे है और ये काफी ज्यादा गैप हो जाता है मार्शल आर्ट की दुनिया में। लेकिन तब भी अगर शियाओ उस मुयिंग को हराने के लायक हो जाता है तो शियाओ सच में एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल जीनियस है। लेकिन प्रेसिडेंट को तो पूरी उम्मीद होती है कि शियाओ यहाँ पर बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाएगा और ऐसा वो करके दिखाएगा जैसा आज तक की किसी ने भी नहीं किया होगा। जिसके बाद घंटा बजाते साथ ही इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को शुरू कर दिया जाता है, जिस कॉम्पिटिशन में सबसे पहले शियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मुयिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन मुयिंग वहाँ पर अपने कई सारे शील्ड को बनाना शुरू कर देता है ताकि वो शियाओ के अटैक को आसानी से रोक ले। लेकिन शियाओ एक एक करते हुए उसके जितने भी शील्ड होते हैं उन सभी को तोड़ते जाता है और उन सभी को तोड़ने के बाद मुयिंग के ऊपर इतना भयानक अटैक करता है कि मुयिंग वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो मुयिंग भी हैरान था कि इस शियाओ ने इतनी आसानी से मेरे शील्ड को कैसे तोड़ दिया, लगता है मैंने शियाओ को कम समझ लिया है, मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, अब मैं भी इसे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो शियाओ से कहता है, तुमने बस मेरा एक अटैक क्या रोक लिया, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझे हरा दोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपनी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाओ के ऊपर अटैक करने लगता है और उसकी इस टेक्निक में स्पीड इतनी ज्यादा थी कि शियाओ तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये मुयिंग आ कहाँ से रहा है। जिसके बाद मुयिंग एकदम बिजली की रफ्तार से लगातार कई सारे अटैक शियाओ पे करना शुरू कर देता है, जिससे तो शियाओ ठीक तरह से रोक भी नहीं पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरे बैटल एरिना में आग की बारिश होना शुरू हो जाती है। और जब मुयिंग थक हार कर शियाओ के ऊपर अटैक करते हुए थोड़ा पीछे आता है, तब उसे धुआं हटने के बाद शियाओ बैटल एरिना के अंदर ही खड़ा दिखाई देता है। मुयिंग के इतने सारे अटैक का शियाओ के ऊपर तो एक असर भी नहीं हुआ था और वो वैसे का वैसे ही उसी पोजीशन में खड़ा होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर इस शियाओ को कुछ हुआ क्यों नहीं, ये तो इतनी आसानी के साथ मुयिंग के सारे अटैक को झेल चुका है। तब ये देखकर मुयिंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं और यहाँ इन दोनों की फाइट काफी हद तक के बराबर की टक्कर की होती है। लेकिन तब इस फाइट के दौरान मुयिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर अपने भाले को निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाओ के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर सारे मास्टर एकदम हैरान हो चुके थे कि आखिर यहाँ पर तो मुयिंग ने चीटिंग की, जब शियाओ ने यहाँ पर अपना वेपन निकाला ही नहीं था तो इस मुयिंग ने अपना वेपन क्यों निकाला। जिसके बाद मुयिंग एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक शियाओ के ऊपर ही करने वाला होता है और जैसे वो अपने भाले को चलाता है उस भाले का ऑरा बिल्कुल एक ड्रैगन में बदल जाता है और वो भाला सीधा जाकर शियाओ को ही लग जाता है, जिस वजह से शियाओ की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो लान भी हैरान थी कि आखिर शियाओ को हो क्या गया। इसके बाद प्रेसिडेंट मुयिंग से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अपने वेपन को इस्तेमाल करने की, तुमने इनर पैलेस के नाम को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, तुमने यहाँ पर आखिर चीटिंग कैसे की। एक बार ये मैच खत्म हो जाए उसके बाद तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से हिसाब लूंगा। जिसके बाद शियाओ दोबारा से हिम्मत करके बैटल एरिना के अंदर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो इतनी जल्दी अपनी हार नहीं मान सकता था। तब वो मुयिंग से कहता है, बहुत बढ़िया, मैं तो इसी चीज के इंतजार में था कि पहले तुम अपना वेपन निकालो, अब मैं अपना वेपन निकालता हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था कि पूरा बैटल एरिना के अंदर सारे लोग खड़े जो होते हैं वो सभी पीछे खसक जाते हैं और उन्हें तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शियाओ ने इतनी आसानी के साथ इस हेवनली स्वॉर्ड को कैसे संभाल लिया। ये तो नामुमकिन था, कोई भी इतनी आसानी से इस हेवनली स्वॉर्ड को चलाना बिल्कुल भी नहीं सीख सकता। शियाओ तो सच में एक जीनियस निकला। लेकिन इस चीज से मुयिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो उससे कहता है, तुम कुछ भी क्यों ना निकाल लो, आज तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से अपने भाले की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए सीधा एक खतरनाक वाला अटैक शियाओ के ऊपर ही करने वाला होता है। जहाँ उसके भाले का ऑरा एक ड्रैगन में बदला होता है तो वहीं शियाओ की हेवनली स्वॉर्ड की पावर एक बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर में बदली होती है, जो मॉन्स्टर बहुत भयंकर पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो मॉन्स्टर मुयिंग के भाले वाले ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पर उसका खेल ही खत्म कर देता है। तब मुयिंग अपनी हार ना स्वीकार करते हुए एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करना सभी के लिए बैन था और वो उसका इस्तेमाल करते हुए शियाओ की जान लेने वाला होता है। लेकिन शियाओ अपनी हेवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से मुयिंग की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दोबारा फाइट करने के
क्योंकि शियाओ ने अभी उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसे उसने जैस्मिन से सीखा था। तब जैस्मिन उसे कह रही होती है, देखा मेरा प्लान, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इसका तुम इस्तेमाल करोगे तो आसानी के साथ तुम मू यिंग को हरा सकते हो। और देखो ऐसा ही हुआ, तुमने उस मू यिंग को यहाँ पर आसानी से हरा दिया है। वहीं शियाओ की जीत जाने से बैटल एरिना में खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान थे। अब वो शियाओ की यहाँ पर जय जयकार करना शुरू कर देते हैं कि शियाओ तो बहुत ही पावरफुल जीनियस है, इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वहीं मास्टर और प्रेसिडेंट की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि शियाओ ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। वो शियाओ से कहते हैं, आज का बैटल तुमने जीत कर साबित कर दिया ये कि तुम एक बहुत पावरफुल जीनियस हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से सीधे सीधे एडमिशन इनर पैलेस में करवा देता हूँ और तुम्हें उस लिस्ट के अंदर जिसके अंदर 100 सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को लिखा जाता है उसके अंदर से मू यिंग के नाम हटाकर उस जगह पे तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा, क्योंकि तुम सच में एक जीनियस कहलाने के लायक हो। ये सुनकर तो शियाओ की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो इनर पैलेस और जितनी भी जगह थे उसके जितने भी रिसोर्सेस हैं उसे लाइफ टाइम तक के यूज कर सकता है। क्योंकि पहले तो प्रेसिडेंट ने सिर्फ उसे 3 महीनों के लिए रिसोर्सेस इस्तेमाल करने दिए थे, लेकिन अब शियाओ लाइफ टाइम चाहे तो जितने भी रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता है। साथ ही शियाओ को इतना पावरफुल स्वॉर्ड चलाते हुए देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं, अब तो हम भी अपनी अपनी स्वॉर्ड लेंगे और दिखा देंगे सभी को कि हम कितने अच्छे से स्वॉर्ड चला सकते हैं। इसलिए सारे के सारे लोग ट्रेजर पवेलियन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि वहाँ से अच्छी अच्छी स्वॉर्ड निकाल सके और उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी कल्टीवेशन करेंगे। अब रात को शियाओ अपने कमरे में होता है, तब उसके पास लान आती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को जितनी भी चोटें लगी होती है उसे ठीक करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस मू यिंग ने शियाओ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था जिस वजह से उसका हाथ घायल हो गया होता है। लान उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कहीं तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो मुझे बता देना। जिस पर शियाओ कहता है, मुझे दर्द तो पहले हो रहा था लेकिन जैसे तुमने पूछ लिया तो तुम्हारे पूछते साथ ही मेरा सारा का सारा दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब मैं तो एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ खुद को। ये सुनकर तो लान भी शर्मा जाती है। तब शियाओ से रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मैं बैटल एरिना के अंदर मू यिंग के हाथों मार खा रहा था तब मेरी हालत देख के तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही थी? तुम्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने तुम्हारी शक्ल देखी थी, तुम बहुत ज्यादा घबरा गई थी उस टाइम पे, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? और शियाओ यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से लान से ये पूछना चाह रहा होता है कि वो उसे पसंद करती है या फिर नहीं। तब लान उससे कहती है, मुझे बस यहाँ पर तुमसे एक चीज का जवाब चाहिए कि आगे से तुम कभी भी किससे भी फाइट क्यों ना करो, लेकिन उसमें सबसे पहले तुम अपना सेफ्टी का ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहीं पे भी कुछ भी फाइट करने जाओ सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे भी करके तुम्हें रखना है। तो समझ गए तुम ये बात की नहीं? तब शियाओ उससे कहता है, मैं तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रख ही लूंगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और भी बातें करनी है। और वो उसके लान के पास आकर उससे गले लगा लेता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि हो ना हो लान उसे पसंद करती है, इसलिए तो वो उसके बारे में इतनी चिंता करती है। और तब उसके गले लगाने की वजह से लान भी शर्मा जाती है वहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पर शियाओ के मास्टर आ जाते हैं जो उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब मास्टर को देखकर लान कमरे से भाग जाती है, लेकिन मास्टर उनसे कह रहे होते हैं, अरे तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि चलो एक बार शियाओ से मिल लेता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे लान वहाँ से जाती है एकदम गुस्से में मास्टर शियाओ के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे थे अभी यहाँ पर? जिस पर शियाओ मास्टर से कहता है, क्या कर रहा था मैंने तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं की, लान मुझे पसंद करती है और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए हम दोनों साथ में थे यहाँ पर। लेकिन ये सुनकर तो मास्टर और ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तब उन्हें परेशान देखकर शियाओ से कहता है, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कि लान आपकी ही बेटी हो। तब मास्टर शियाओ से कहते हैं, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे सच में मालूम पड़ चुका है कि तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हारा फ्यूचर आगे चलकर बहुत ब्राइट है, लेकिन अभी तुम लान के सामने कुछ भी नहीं हो। अपने आप को देखो और लान को देखो, तुम दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है, इसलिए तुम आसानी के साथ उसके साथ ऐसे नहीं रह सकते, इससे उसकी फैमिली की भी इज्जत खराब हो सकती है, क्योंकि लान कोई और नहीं बल्कि यहाँ के चांगफेंग फैमिली के एम्पायर की बेटी है और वो यहाँ की पूरी प्रिंसेस है। इसलिए अब तुम समझ ही सकते हो कि आखिर तुम कौन हो उसके सामने और वो क्या है। ये सुनकर तो शियाओ के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि लान यहाँ की प्रिंसेस है। उसे तो लग रहा था कि होगी लान कोई अच्छे फैमिली से, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो यहाँ की सच में प्रिंसेस ही निकलेगी, क्योंकि लान कभी भी शियाओ के सामने प्रिंसेस वाले कपड़ों में आई ही नहीं थी, वो तो हमेशा से नॉर्मल कपड़ों में ही शियाओ के पास आई होती है। लेकिन ठरकी शियाओ को तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, पर उसे इतना समझ आ गया था कि लान अभी अपने फादर को लेकर अपनी फैमिली के हुए बीच में मैटर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए मास्टर उसे सारी बात समझाने लगते हैं कि एम्पायर के बेटों में ही आपस में झगड़ा हो रहा है ताकि वो एम्पायर को मारकर उनकी गद्दी हासिल कर सके। इसी वजह से लान काफी ज्यादा परेशान भी है। तो मास्टर उसे आगे बताते हैं, लान ने तुम्हें इस रॉयल फैमिली के रैंकिंग बैटल के लिए चुना था, लेकिन अब धीरे धीरे वो तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है, इसलिए
आगे तुम समझ ही सकते हो कि आगे क्या मुसीबत हो सकती है। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो क्या तब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस रैंकिंग बैटल को खेल कर उसे जीत पाओगे और लान और उसकी फैमिली की इज्जत बचा लोगे? अगर नहीं तो प्लीज लान से दूर हो जाओ और दोबारा कभी भी उसे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना उसे वापस से बुरा लगेगा। अगर तब भी तुम इस रैंकिंग बैटल और लान का साथ देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तब मास्टर उससे कहते हैं अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम लान और उस रैंकिंग बैटल को कर पाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसे सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि तुम उस रैंकिंग बैटल को कर पाओगे या फिर नहीं। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। साथ में शियाओ एक जगह पे बैठकर उन दोनों पेपर को देख रहा होता है जिसे उसके मास्टर ने उसे दिया था, जिसके बाद वो अपने मास्टर की बातें याद करना शुरू कर देता है, जहां उसने अपने मास्टर से कहा था इन दोनों पेपर पे तो मुझे थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस की तरफ से इनविटेशन मिला हुआ है और ये दोनों लान के ही भाई हैं जो राजगद्दी छीनना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर शियाओ अपने मास्टर से कहता है इन दोनों के इन्विटेशन का टाइम तो बिल्कुल सेम है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ प्लान बनाया है मेरे लिए ताकि मैं वहां जाऊं और वो मुझे फंसा दे। इस पर उसके मास्टर भी कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए तुम्हें अभी काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और इस टाइम तुम्हें इन दोनों से ही नहीं बल्कि एक और ऐसा इंसान है जिससे भी तुम्हें सावधान रहना है और वो इंसान है फेंग, जो कि स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर है। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर वो कौन है और उससे मेरी कौन सी दुश्मनी जो मेरे पीछे पड़ जाएगा। तब उसके मास्टर उससे बताते हैं थर्ड प्रिंस ने स्काई बर्निंग सेट के साथ अपनी काफी अच्छी दोस्ती बना कर रखी है और वहाँ के यंग मास्टर को अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए उससे ये वादा कर दिया था कि वो उसकी शादी प्रिंसेस लान से करवा देगा। इसी वजह से स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर थर्ड प्रिंस का इतना ज्यादा सपोर्ट करता है कि वो लान से उसकी शादी करवा दे। और अब जब तुम बीच में आ गए हो तो वो तुम्हारा काफी बड़ा दुश्मन बन जाएगा, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उस इंसान से भी बचकर रहना होगा। तुम्हारे बचने के रास्ते तो कम लेकिन खतरे के रास्ते एक के बाद एक नए नए आते जा रहे हैं। लेकिन लान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो। सारा फैसला तुम्हारे ऊपर ही होगा। जिसके बाद शियाओ अब दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। तब वहाँ पर लान आती है जो उसे कहती है अरे शियाओ तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हें भी रात को चांद को देखना अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तब शियाओ लान से कहता है मुझे यहाँ पर एक बहुत मुश्किल फैसला लेना है, तो क्या वो फैसला लेने में तुम मेरी मदद करोगी? ये सुनकर लान समझ जाती है कि आखिर शियाओ किस फैसले के बारे में बात कर रहा है। शियाओ जरूर इस बारे में बात कर रहा होगा कि उसे किसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, क्राउन प्रिंस का या फिर थर्ड प्रिंस का। इसलिए वो शियाओ से कहती है तुम्हें किसी भी चीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम इतना बड़ा झमेला अपने सर पे क्यों लेना चाहते हो? तुम इस सब चीजों से दूर चले जाओ क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और इससे तुम्हें भी काफी खतरा हो सकता है। तब शियाओ से कहता है कभी कभार हमें ऐसी चीज भी करनी पड़ती है जो हमें पसंद नहीं होती, तो क्या हम वो चीज नहीं कर सकते हैं? क्यों? सही कहा ना मैंने प्रिंसेस। तब ये सुनकर तो लान भी हैरान रह जाती है कि शियाओ को पता चल गया कि वो यहाँ की प्रिंसेस है। वो उससे माफी मांगते हुए कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे सामने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाऊं, मैं इसके बारे में तुम्हें बता ही देती। लेकिन तब शियाओ से कहता है मैं नहीं जानता था कि तुम भी मुझे धोखा दोगी, तुम हमेशा मेरे साथ थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो और हर खतरे में मेरा साथ दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस रैंकिंग बैटल के लिए मुझे यूज कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ पर आ जाऊं और इस रैंकिंग बैटल में हिस्सा लूं। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब उसे जाते हुए लान देखते हुए कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो और जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन शियाओ वापस नहीं आता, इसलिए लान वहीं पे बैठकर रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसका सच में ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वो तो उल्टा खुद शियाओ को पसंद करने लगी है। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर शियाओ भी आ जाता है जो लान की आंखों में आंसू देखते हुए कहता है मुझे समझ आ चुका है कि आगे मुझे क्या करना है। तब शियाओ को देखकर लान एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, दोबारा मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिस पर शियाओ कहता है तुम्हें नहीं याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़कर चले जाऊँ? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर लान भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो शियाओ को लेकर अपने फादर के पास आती है और उन्हें बताती है कि यही वो शियाओ है जिसके बारे में मैं आपसे बातें कर रही थी। इसके पास मार्शल आर्ट की स्किल तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन ये बहुत अच्छा डॉक्टर भी है। मैंने इसलिए इसे यहाँ पर लेकर आया है ताकि ये आपकी बीमारी का पता लगा सके कि आपको क्या बीमारी हुई है, और एक बार अगर बीमारी का पता चल जाए तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे पता है कि मास्टर गु आपका कब से इलाज कर रहे हैं और वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर भी हैं। मैं उनके इलाज करने के तरीके पे कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन बस मैं शियाओ को एक ट्राई देना चाहती हूँ, हो सकता है वो आपकी बीमारी का पता लगा ले। तब
लान की ऐसी जिद पर उसके फादर भी मान जाते हैं कि वो शियाओ से अपना इलाज करवा के देखेंगे। इसलिए अब शियाओ लान के फादर के पास आता है और सबसे पहले वो उनकी पल्स को चेक करना शुरू कर देता है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर उनके अंदर बीमारी कौन सी है। तब जैसे ही शियाओ उनकी पल्स को चेक करना शुरू करता है उसे बस 1 मिनट के अंदर ही बीमारी का पता लग जाता है कि आखिर लान के फादर को हुआ क्या है। उसके बाद शियाओ लान के फादर से कहता है कि आपके सीने में लगा हुआ कोई ऐसा घाव है जो 3 साल से नहीं भर रहा। ये सुनकर तो लान के फादर भी हैरान रहते हैं कि आखिर इस शियाओ को कैसे मालूम पड़ा कि मेरे सीने पे एक घाव है जो कि 3 साल से नहीं भर रहा। तब शियाओ उनसे कहता है वो कोई घाव नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है और उसका नाम सोल डिवोरिंग किलिंग गू पॉइजन है और वो इंसान के दिल में जितने भी खून होते हैं उन्हें खाते हुए जिंदा रहता है। ये सुनकर लान के फादर शियाओ से कहते हैं तुम नहीं जानते कि मास्टर गू मेरा 3 साल से इलाज कर रहे हैं और अगर मेरे अंदर कोई पॉइजन गया होता तो उन्हें समझ आ गया होता कि मेरे अंदर कोई पॉइजन है क्योंकि उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। मुझे तो लगता है तुमसे कुछ गलती हो गई है। तब शियाओ उनसे कहता है अगर आपको भरोसा नहीं मेरी बातों पे तो मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ, इसलिए आप मुझे सबसे पहले अपना वो घाव मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपके अंदर पॉइजन है भी या फिर नहीं। इसलिए लान के फादर अपना उसे घाव दिखाते हैं। तब उस घाव को देखकर शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर वहाँ पर लान के अंकल द्वारा लगा हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये शियाओ यहाँ पर कुछ गड़बड़ करना चाहता है, लेकिन लान उन्हें समझाती है इसलिए वो फॉर्मेशन वहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद शियाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे लान के फादर के पास लेकर आता है और जैसे वो अपनी पावर को लान के फादर के अंदर डालता है उनके दिल के पास से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकल रहा होता है जो धीरे धीरे करते हुए उस घाव के बाहर आ रहा था। ये देखकर जल्दी से लान उस कीड़े को बाहर निकालने वाली होती है लेकिन शियाओ उसे रोक लेता है और वैसे ही वो कीड़ा फट से वापस अंदर चला जाता है। ये देखकर लान शियाओ से कहती है आखिर तुमने मुझे उस कीड़े को निकालने क्यों नहीं दिया। तब शियाओ से बताता है ऐसा नहीं कर सकते, ये कीड़ा तुम्हारे फादर की लाइफ पर ही जिंदा है, अगर इसे मार दिया गया तो तुम्हारे फादर अब भी क्या भी मर जाएंगे, इसे निकालने का दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। ये कीड़ा 5 साल तक के जिंदा रहता है, अगर कैसे भी करके आप 5 साल तक के जिंदा रह गए तो आपकी जान बच जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कीड़ा जितना आप अभी कमजोर हो चुके हैं आपको 5 साल तक के जिंदा रहने देगा। और एक बात मुझे समझ आ चुकी है कि जिसने भी आपके सीने पे ये घाव दिया है उसी ने उस घाव के साथ इस कीड़े को अंदर डाला है। जो सुनकर तो लान के फादर भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये घाव मास्टर गू ने ही लान के फादर को दिया था इसलिए कि वो उसका इलाज करना चाहते थे। लेकिन तब लान के फादर को समझ आता है कि उन्हें मास्टर गू के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो इतने ही माहिर डॉक्टर होते तो 3 साल पहले ही उनका इलाज कर दिए होते, लेकिन असल में तो उन्हें बीमार करने वाले ही वही थे। तब शियाओ लान के फादर से एक सवाल पूछता है कि मैंने सुना है आपके दोनों बेटे आपकी राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके कहने पे मास्टर गू ने आपके अंदर ये पॉइजन डाला होगा तो इसमें तो कम से कम 5 साल लगेगा आपको मरने के लिए, तो वो आपके दोनों बेटे आपको एक ही टाइम पे क्यों नहीं मार देते, उन्होंने 5 साल तक का इंतजार क्यों किया, वो चाहे तो अभी भी आपको मार सकते हैं ना। तो उसके फादर कहते हैं नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे सपोर्ट में तियानजियान मैनर सेक्ट है, वहाँ के किंग और मेरी काफी अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल एक भाई की तरह, और मुझे या फिर उसे कोई भी खतरा महसूस होता है तो हम दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे बेटे के साथ शियाओ ट्राइब और स्काई बर्निंग सेट मिला हुआ है, लेकिन वो दोनों एक साथ भी क्यों ना आ जाए तब भी वो तियानजियान मैनर का मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन दोनों ने ये स्लो तरीके से मुझे मरने का तरीका निकाला ताकि मैं 5 साल में अपने आप मर जाऊं और ऐसा लगे कि मेरी नेचुरल डेथ है और किसी ने मुझे जान से भी नहीं मारा। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है। वहाँ पर एक आदमी आकर लान के फादर से कहता है तियानजियान मैनर से कुछ लोग आए हैं ताकि वो रैंकिंग बैटल के लिए इन्विटेशन दे सके। इसलिए लान के फादर शियाओ से कहते हैं मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अपनी जगह तुम्हें भेजना चाहता हूँ, तुम वहाँ पर चले जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि मेरे अंदर कौन सा पॉइजन डाला गया है। जिस पर शियाओ और लान दोनों मान जाते हैं। तब जैसे वो दोनों कमरे के बाहर आते हैं लान शियाओ से पूछती है क्या कोई ऐसा सच में तरीका नहीं है जिससे मैं अपने फादर को बचा सकती हूँ। तब शियाओ से कहता है हाँ एक तरीका है, सोल बर्निंग फ्लावर, अगर तुम उसे ले आओ तो उसकी मदद से मैं तुम्हारे फादर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन तब लान उससे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दुनिया के किसी भी कोने से उस फ्लावर को लेकर आ ही जाऊंगी। तब वहाँ पर तियानजियान मैनर के 2 लोग आते हैं जो कि वहाँ के यंग मास्टर हैं और उनका नाम लिंग यून और लिंग जी होता है। तब लिंग जी जो छोटा वाला होता है वो लान को देखकर कहता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो, जैसा कि लिंग यून ने मुझे बताया था तुम उससे भी कहीं गुना ज्यादा सुंदर हो, लगता है मेरे बड़े भाई ने तुम्हें शायद इतनी करीब से पहले नहीं देखा था इसलिए वो तुम्हारी खूबसूरती का अंदाजा नहीं लगा पाए। जिसके बाद लिंग जी लान के पास आ जाता है और उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारी आवाज भी कितनी ज्यादा प्यारी है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। मैं अभी 16 साल का हूँ लेकिन तब भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब उसका बड़ा भाई उससे कहता है अरे बकवास बात है यहाँ पे मत करो, हम यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं आए हैं। लेकिन तब लिंग जी अपने बड़े भाई को चुप करवाते हुए कहता है नहीं, मैं तो शादी करूंगा तो सिर्फ मिस लान से ही,
तब वहाँ पर शियाओ आता है जो उससे कहता है बच्चे तुम नहीं जानते कि लान तुम्हें कभी भी हाँ नहीं कहेगी क्योंकि उसने हाँ किसी और को पहले ही कर दिया है। तब ये सुनकर लिंजी कहता है कौन है वो इंसान जिसने मुझसे मेरी प्रिंसेस को चुरा लिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब शियाओ से कहता है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मैं ही हूँ। लान ने मुझे पहले ही हाँ कर दिया है कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तब ये सुनकर लिंजी उससे कहता है मिस लान शादी करेगी वो भी तुमसे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम तो उनके लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं कि तुम किसी काम के नहीं हो। तब ये सुनकर शियाओ गुस्से में उससे देखते हुए कहता है बच्चे तुम अपनी जबान से ज्यादा बोल रहे हो। उसके बाद उसके बड़े भाई से कहता है अपने छोटे भाई को संभाल के रखा करो वरना आगे चलकर वो काफी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तब इस चीज से तो लिंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए शियाओ से कहता है मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब ये सुनकर शियाओ भी अपनी हीवनली स्वॉर्ड को वहां पर निकाल लेता है, लेकिन तब उसके कान में आकर उसका बड़ा भाई शियाओ से कहता है तुम नहीं जानते कि जो लिंजी है स्पिरिचुअल फेस मैसेजम के लेवल 3 पर है, वो तुमसे कहीं गुना ज्यादा आगे है। जो सुनकर तो शियाओ के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था ये बच्चा तो किस काम का होगा, इसके पास तो कोई ढंग की मार्शल आर्ट भी नहीं होगी। इसलिए वो जैस्मिन के पास आकर कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है। तब जैस्मिन उससे कहती है मैं तो यहाँ पर एक प्यार भरी फाइट देखना चाहती थी कि तुम आखिर लान के लिए कितनी मुश्किल से फाइट कर पाते हो, ये देखने में तो मुझे बहुत मजा आता, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया कि वो बच्चा तुमसे कहीं गुना ज्यादा आगे है। तब शियाओ जब यहाँ पर फंसी गया होता है तब वो छोटे बच्चे से कहता है ठीक है मैं तुमसे चैलेंज लड़ूंगा, अगर मेरे 3 अटैक को तुमने रोक लिया या फिर तुम्हारे 3 अटैक को मैंने रोक लिया तो उसके बाद तुम्हें लान से ही पूछना होगा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। अगर उस टाइम भी उसने तुम्हें हाँ कह दिया तब मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे अपना बॉस कहना होगा और मेरा सारा ऑर्डर मानना होगा। ये सुनकर लिंजी जो होता है वो शियाओ से कहता है हाँ मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, तो चलो अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसे दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है वो अटैक काफी भयंकर होता है जिस वजह से दोनों पीछे आकर हट जाते हैं और ये मूव बिल्कुल ड्रॉ हो चुका था। ना इस मूव में लिंजी जीता होता है और ना ही शियाओ। तब ये देखकर लिंजी वहां पर अपने एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर शियाओ को हरा सके। तब ये देखकर शियाओ अपने स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो काफी भयंकर वाला अटैक लिंजी के ऊपर ही कर देता है जिस वजह से लिंजी वहां से दूर जाकर गिरता है और इस अटैक में लिंजी हार चुका था। तब शियाओ अपने मन में कहता है ये बच्चा सच में काफी कमाल का है, अगर हम दोनों का लेवल सेम भी होता तब भी ये मुझे आसानी के साथ हरा देता अगर मेरे पास स्टार गॉड और इविल गॉड की पावर नहीं होती तो। लेकिन तब लिंजी शियाओ से कहता है मैंने अपनी पूरी पावर का अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया था, अब मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ तुम इस अटैक से बच पाते हो या फिर नहीं। इसके बाद वो अपना सबसे भयंकर वाला अटैक एक्टिवेट कर लेता है जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड तो किसी पहाड़ जितनी बड़ी बन जाती है और वो स्वॉर्ड से सीधा शियाओ के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन शियाओ अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को भी रोके होता है और एक बार उसके स्वॉर्ड के चंगुल से हटते हुए अपनी हीवनली स्वॉर्ड और स्टार गॉड की पावर को दोनों एक साथ एक्टिवेट करते हुए एकदम भयंकर वाला अटैक लिंजी की स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है जिस वजह से लिंजी की स्वॉर्ड वहां पर चकनाचूर हो जाती है और वो वहां से तोड़ दिया। आखिर इस शियाओ के पास पावर कितनी है। इसके बाद शियाओ लिंजी के पास आकर कहता है तो बताओ अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं हूं ना लान के हिसाब से या फिर अभी तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ। ये सुनकर लिंजी शियाओ से कहता है आज तक के कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने मेरी फाइट के अंदर मेरी स्वॉर्ड तक के तोड़ दी हो, लेकिन वो ऐसा इंसान तुम पहले बने, तुमने तो मेरी स्वॉर्ड तक के तोड़ दिया। न जाने तुम्हारे पास कैसा अजीब अजीब सा टैलेंट है और इस टैलेंट की वजह से मुझे समझ आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी लान के बराबर हो, मैं तुम्हारे किसी भी मुकाबले का नहीं हूँ। मुझे तुमसे फाइट करके बहुत अच्छा लगा और तुम्हारे साथ रहकर लान भी काफी ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन शियाओ से कहता है बस ये कहने से काम नहीं चलेगा, तुमने कुछ और चीज का भी वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मुझे बॉस कहने लगोगे। ये सुनकर लिंजी जो होता है भागते हुए शियाओ के पास आता है और उसे कहता है जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, आज से आप मेरे बॉस हो और मैं आपकी सारी की सारी बातें मानूंगा, तो मुझे अपना एक डिसाइपल बना लो और मुझे सारी बात बताओ कि आपके पास इतनी सारी अलग अलग तरह की टेक्निक कैसे आई, क्या आप मुझे थोड़ा सिखा सकते हैं। इसके बाद मैं भी इसका इस्तेमाल दूसरे से फाइट करने में करूंगा क्योंकि जब भी मैं अपने बड़े भाई के साथ फाइट करता हूँ तो वो मुझे काफी बुरी तरीके से हरा देता है, लेकिन अगर तुम्हारी टेक्निक मुझे आएगी तो मैं उसका इस्तेमाल करते हुए अपने बड़े भाई को भी हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे प्लीज अपनी सारी टेक्निक बता दो। ये सुनकर शियाओ से कहता है सारी टेक्निक तुम्हें सिखाना तो मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में मैं सोच जरूर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें
तुम्हें मेरी सारी वाली टेक्निक सीखनी है तो तुम्हें अपनी बॉडी को पहले ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम मेरी टेक्निक को सीख पाओगे। और अगर फ्यूचर में तुमने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो मैं तुम्हें अपनी सारी टेक्निक सिखा दूंगा। ये सुनकर लिंजी शियाओ से कहता है, क्या कहा तुमने, सच कह रहे हो तुम? अगर ऐसा है तो जैसा तुम कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को पहले ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी सारी टेक्निक को सीख जाऊंगा। लेकिन तब उसका बड़ा भाई उससे कहता है, बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। जिसके बाद वो लान से कहता है, हम यहाँ पर रैंकिंग बैटल का इन्विटेशन आपको देने के लिए आए थे, लेकिन ये लिंजी ने तो यहाँ पर अलग ही मसला खड़ा कर दिया। उसके बाद वो लान को रैंकिंग बैटल का इन्विटेशन दे देता है और उससे कहता है 6 महीने बाद रैंकिंग बैटल शुरू होने वाला है, इसलिए आप इन 6 महीनों के अंदर किससे फाइट करवाना चाहते हैं उस रैंकिंग बैटल में उसे सिलेक्ट कर लो। साथ ही वो उसे ये एडवाइस भी देता है कि शियाओ को मैंने देखा, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो रैंकिंग बैटल में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक है। उस रैंकिंग बैटल में आप शियाओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर शियाओ ने रैंकिंग बैटल लड़ा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी रॉयल फैमिली का नाम और ज्यादा रोशन कर देगा। जिसके बाद वो लिंजी को घसीटते हुए वहां से ले जाता है, लेकिन जैसे लिंजी वहां से जाता है शियाओ की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि उसके इंटरनल कुछ ऑर्गन काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे और ये लिंजी के अटैक की वजह से हुआ था। लेकिन वो अपनी ऐसी हालत लिंजी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो लिंजी के सामने नॉर्मल रहने का प्रिटेंड कर रहा होता है। लेकिन वो लान से कहता है, लिंजी का जो बड़ा भाई है वो सारी चीजें समझ चुका था कि मेरे कुछ इंटरनल ऑर्गन खराब हो चुके हैं और उन्हें मुझे जल्द से जल्द रिकवर करना पड़ेगा, इसलिए उसने जल्दी से लिंजी को यहाँ से भगा दिया ताकि वो मुझे और ज्यादा परेशान न कर दे। लिंजी का बड़ा भाई तो सच में एक जीनियस और बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन किस्म का इंसान है। अब रात को शियाओ जल्द से जल्द अपने घर की तरफ जा रहा होता है ताकि वो वहाँ पर ड्रैगन पिल रिफाइन कर सके, जिसकी मदद से उसके जितने भी ऑर्गन डैमेज हुए थे वो सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है जो उसी का पीछा कर रहा है। ये देखकर शियाओ से कहता है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसे छुप छुप कर तुम मुझे अपनी औकात ही दिखा रहे हो। तब वहाँ पर एक डिसाइबल आता है जिसका नाम फेंग था और जैसे शियाओ से देखता है उसे याद आता है कि इसका नाम तो उसने पावरफुल डिसाइबल की लिस्ट में भी देखा था, वहाँ पर भी इस फेंग का नाम लिखा हुआ था। और उसे देखकर शियाओ यहाँ पर समझ गया होता है कि तुम्हें जरूर उस मू यिंग ने भेजा होगा मेरी जान लेने के लिए। ये सुनकर फेंग कहता है, तुम तो बहुत शातिर निकले, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ? लेकिन तुम्हें आज यहाँ पर मरना होगा, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जान सकते क्योंकि मैं आज यहाँ पर तुम्हारी कब्र खोदने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पावरफुल लोगों को मारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर शियाओ से कहता है, भाषण करने से अच्छा तुमने फाइट शुरू कर दी होती तो तुम्हें फायदा भी मिल गया होता, लेकिन अगर तुमने फाइट शुरू नहीं की है तो ठीक है, मैं ही पहले फाइट शुरू कर देता हूँ। उसके बाद शियाओ वहाँ पर अपनी हीवनली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर फेंग भी जो होता है वो भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए शियाओ को वहीं पर कैद कर लेता है क्योंकि उसने उसका पैर वहीं पे फंसा दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पर कई सारे मिस्टीरियस स्नेक को ले आता है और स्नेक फॉर्मेशन बनाते हुए शियाओ को चारों तरफ से उन स्नेक से ही घेर लेता है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि इतने सारे स्नेक यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए। वो एक स्नेक को मारता तो उसके मरने के बाद वैसे ही वहाँ पर 2 स्नेक आ जाते हैं। ये देखकर फेंग शियाओ से कहता है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम इन स्नेक को कभी नहीं मार पाओगे। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है, लेकिन तभी शियाओ अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे वो उसे एक्टिवेट करता है वहाँ पर जितने भी स्नेक थे वो सभी के सभी वहाँ पर गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो फेंग भी हैरान था कि इसके पास तो इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन तब भी इसने इतनी आसानी के साथ मेरे स्नेक फॉर्मेशन को कैसे खत्म कर दिया। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा शियाओ की तरफ ही फेंक देता है, लेकिन शियाओ भी अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फेंग की स्वॉर्ड के साथ साथ उसे भी वहाँ से बहुत दूर उड़ा देता है जहाँ उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब शियाओ उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पर उसकी जान ले सके। साथ ही उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके जितने भी ऑर्गन पहले से खराब थे अब वो और ज्यादा बिगड़ गए होते हैं, लेकिन तब भी वो उस फेंग को नहीं छोड़ना चाहता था। पर जैसे वहाँ पर उसकी जान लेने वाला होता है वहाँ पर एक दूसरा इंसान आ जाता है जो आते साथ ही शियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जैस्मिन उससे कहती है, ये तो अर्थ फेस मैसेजम्बर है, इसका मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। और ये इंसान फेंग का ही अंकल होता है। वो शियाओ से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग के ऊपर हाथ उठाने की, इसलिए आज मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ही ले लूंगा। ये देखकर तो शियाओ भी घबरा चुका था कि आखिर वो इसका मुकाबला कैसे करेगा, लेकिन जैसे ही वो शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर लिटिल फेरी आ जाती है जो अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंग के अंकल को वहाँ पर पहले जमा देती है और उसे बर्फ में जमाते हुए टुकड़ों टुकड़ों में बदल देती है। ये देखकर तो फेंग भी हैरान था कि आखिर ये शियाओ है क्या, मुझे तो लगता है ये कोई डीमन है और मुझे इससे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था, मैंने इससे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शियाओ अपनी हीवनली स्वॉर्ड फेंककर उसे ऐसा मारता है कि वहीं पर फेंग की जान निकल जाती है। उसके बाद शियाओ लिटिल फेरी से कहता है, मैं समझ चुका हूँ कि वो तुम ही थी जिसने इस फेंग के अंकल की जान ली, तो अब सामने आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन लिटिल फेरी उससे कहती है, तुमने बस मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, ये नहीं कहा था कि हमें आगे बात भी करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बचा लिया और अब
मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शियाओ भी समझ जाता है कि इसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि लिटिल फेरी ही थी। इसके बाद वो फैंग का ही रूप बदल लेता है और उसका रूप बदलते हुए वो मुयिंग के पास जाने लगता है ताकि उसे सबक सिखा सके। और जैसे वो मुयिंग के पास आता है, मुयिंग उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुमने काम खत्म किया? जिस पर शियाओ फैंग के रूप में आकर मुयिंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कहीं मैं जाऊं और वो काम पूरा ना हो? मैं तो कैसे भी करके अपना काम पूरा करता ही हूँ। मैंने वहाँ पर शियाओ की जान ले ली है। जो सुनकर तो मुयिंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने मन में कह रहा होता है, काश मैं उस शियाओ की शक्ल देख पाता जब वो मर रहा था। ये सुनकर तो शियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो एक पिल निकाल कर मुयिंग को दे देता है, जिसे देते हुए कहता है, इसे ले लो, इसकी मदद से तुम्हारी जितनी भी चोटें हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उस पिल को लेता है, मुयिंग की वहाँ पर आवाज ही खत्म हो जाती है। वो जितनी भी कोशिश करता है आवाज निकालने की, वो आवाज ही नहीं निकल रही होती है। ये देखकर शियाओ हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो अपना चेहरा बदल लेता है और तब मुयिंग को समझ में आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही है जो यहाँ पर आ चुका है। और उसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शियाओ उसका गला पकड़ते हुए उसे हवा में उठा देता है और उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद वो उसे कहता है, तुम देखना चाहते थे ना कि मैं मरने के टाइम कैसे तड़प रहा था, अब तुम उस चीज को खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना। जिसके बाद वो स्वॉर्ड से अटैक करते हुए सबसे पहले तो मुयिंग का हाथ काटता है और फिर फैंग की स्वॉर्ड से उसकी वहाँ पर जान ले लेता है ताकि सारे लोगों को लगे कि मुयिंग को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि फैंग ही था। अगले दिन शियाओ जो अपने घर में ड्रैगन पिल को रिफाइन कर रहा होता है, तब उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सभी यही बातें कर रहे थे कि कल रात को फैंग ने मुयिंग की जान ले ली और उसके बाद से वो भी लापता है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। ये सारी चीजें सुनकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसका सारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया होता है। इसके बाद वो वहाँ पर ड्रैगन पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी चोटों को जल्द से जल्द ठीक कर सके। जहाँ वो खुद में ये कह रहा होता है, उस फैंग के पास तो मुझे वो सारी चीजें मिल गई जिसकी मदद से मैं ड्रैगन पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, मुझे तो इसे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। के बाद वो वहाँ पर उस ड्रैगन पिल को रिफाइन कर लेता है जो कि 3-3 पिल बनी थी। और उसे देखकर शियाओ काफी ज्यादा खुश होता है कि ये तो परफेक्ट पिल बन गई है, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी के साथ अपनी सारी की सारी चोटों को बहुत जल्द ठीक कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी भी आ जाती है। उसे देखकर तो शियाओ कहता है, अरे तुम वापस आ गई, क्या काम है तुम्हें? मुझे पता ही था कि तुम मुझसे बात करने के लिए वापस जरूर आओगी। तब लिटिल फेरी शियाओ के हाथ में उस ड्रैगन पिल को देखकर कहती है, आखिर तुमने इतनी आसानी के साथ इस ड्रैगन पिल को कैसे रिफाइन कर लिया? ये तो किंग फेस मैसेसम लेवल वाली पिल बनी है। तो शियाओ कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये पिल उस ड्रैगन के ब्लड से बनी हुई है जो कि किंग फेस मैसेसम लेवल पर ही था, जिस वजह से ये पिल किंग फेस मैसेसम वाली है और इसका इस्तेमाल करते हुए किसी की भी चोटें बहुत जल्द ठीक हो सकती है। तब लिटिल फेरी उससे कहती है, हाई लेवल की पिल को रिफाइन करने में उतनी ही ज्यादा पावर लगती है, तो आखिर तुम्हारे पास उतनी पावर कैसे आई जो तुमने इतनी हाई लेवल की पिल को रिफाइन किया? क्या तुम्हारे पास एल्केमी करने का कोई खास तरीका है जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता? फिर शियाओ कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा था ताकि तुम मेरे साथ बातें कर सको। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी टेक्निक है, उनमें से कुछ मैं तुम्हें सिखा भी देता, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब तुम यहाँ पर आई हो। फिर लिटिल फेरी कहती है, ऐसा तो हमारे एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, तुमने मुझसे जिसका वादा किया था सिर्फ मैं वही करने आई हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये पूछने आई थी, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मत बताओ। तब शियाओ से कहता है, अगर तुम ये एल्केमी मेथड जानना चाहती हो तो ठीक है, इसका नाम है एलेक्सर फॉर्मेशन। इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने इतनी आसानी के साथ ड्रैगन पिल को रिफाइन कर लिया। ये सुनकर तो लिटिल फेरी भी हैरान थी कि आखिर तुम्हारे पास एलेक्सर फॉर्मेशन कैसे आया? ये तो एक लेजेंडरी मेथड है जिसके बारे में कोई भी जल्दी नहीं जान सकता। ये सुनकर तो जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है, ये तो तुम्हें हेवनली पल की किसी को भी कुछ नहीं बताने वाली। और जब मुझे उस फैंग का अंकल मारने ही वाला था तब तुम सही टाइम पर वहां पर आ गई। इसका मतलब साफ था कि तुम हर टाइम मेरे ही बारे में सोच रही थी कि कहीं मुझे कोई खतरा ना हो जाए। तो जब तुम मेरे बारे में इतना सोच सकती हो तो तुम मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बताने वाली, इसलिए तो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। अब मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या तुम क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से हो ना? तो तुम वहाँ की किन्यू नाम की किसी लड़की को जानती हो? मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों एक साथ ही बचपन में खेले थे, लेकिन वो मुझसे अलग हो गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो अभी क्या कर रही है और उसके पास कितनी पावर है। ये सुनकर लिटिल फेरी उससे कहती है, तुम उसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उसके पास काफी सारी पावर आ चुकी है और अगर तुम इस साल होने वाले रैंकिंग बैटल में हिस्सा लो तो हो सकता है तुम्हें वहाँ पर वो दिखाई भी दे जाए, क्योंकि आइस इमॉर्टल पैलेस से रैंकिंग बैटल के लिए वो ही सिलेक्ट हुई है। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि वो तो सिर्फ 18 साल की है और उसे इतने भारी कॉम्पिटिशन के लिए कैसे सिलेक्ट कर लिया गया। जिस पर लिटिल फेरी कहती है, पूरे के पूरे सेट में
उसके जितना पावरफुल कोई भी नहीं है, इसलिए उसे उस रैंकिंग बैटल के लिए सिलेक्ट किया गया है। उस सेट में ही क्या, दुनिया में कोई भी इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। उसके अंदर हर एक खासियत है जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि किन्यू अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उसके बाद लिटिल फेरी से ये पूछता है कि मैंने सुना है किन्यू की शादी हो चुकी है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो इंसान कौन है। लेकिन अभी वो यहाँ पर ये नहीं बताता कि जिससे उसकी शादी हुई है वो शियाओ ही है। तब ये सुनकर लिटिल फेरी उससे कहती है जिससे किन्यू की शादी हुई है वो एक नंबर का बेकार किस्म का इंसान है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। लेकिन तब भी उसकी शादी किन्यू से हो गई। किन्यू ने तो बस अपने फादर के कहने पर उससे शादी कर ली है। अगर उसके जैसे 1000 भी आ जाए तो भी वो किन्यू का मुकाबला नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने उस इंसान के नसीब में कुछ ज्यादा ही खास चीजें डाल दी थी, इसलिए उसे किन्यू मिल गई। ये सारी चीजें सुनकर तो शियाओ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो अपने सामने ही अपनी बेइज्जती होते हुए सुन रहा था। लेकिन अभी भी वो लिटिल फेरी को कुछ नहीं बताता कि आखिर जिस इंसान के बारे में वो बातें कर रही है वो कोई और नहीं है बल्कि शियाओ ही है। इसके बाद लिटिल फेरी वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद शियाओ लान के पास आता है जहाँ वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। लान उसे परेशान होने का कारण पूछती है तो शियाओ कहता है मैं इस साल होने वाले रैंकिंग बैटल में हिस्सा लेना चाहता हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं कमजोर नहीं हूँ। ये सुनकर लान उससे कहती है रैंकिंग बैटल में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें पहले खुद को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उसके अंदर हिस्सा ले सकते हो और उसके क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा टफ है। और अगर तुम्हें उसके अंदर हिस्सा लेना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइबल की जो लिस्ट है उसके टॉप 3 के अंदर आना होगा, उसके बगैर तुम रैंकिंग बैटल में हिस्सा नहीं ले सकते। ये सुनकर शियाओ से कहता है तो ठीक है, मुझे इस सेट से बाहर निकलना होगा ताकि बाहर जाकर मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं और देख लेना 6 महीने बाद मैं वापस आऊंगा इतना ज्यादा पावरफुल बन के कि मैं टॉप 3 में क्या टॉप नंबर 1 में अपना नाम लिखवा लूंगा और उसके बाद मैं उस रैंकिंग बैटल को खेलूंगा। ये सुनकर लान थोड़ी उदास हो जाती है कि शियाओ यहाँ से जा रहा है, लेकिन तब भी वो उसे जाने से नहीं रोकती क्योंकि शियाओ ने अब ठान लिया था कि वो पावरफुल बन के वापस जरूर आएगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड